नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं नवीन सक्सेना आपके आज के इस अंक के साथ, और मेरे साथ है तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए खेल विशेषज्ञ रविकांत सिंह। रविकांत, स्वागत है आपका। धन्यवाद सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नजर डाल लेते अब तक की खास खबरों पर जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 2 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एएफसी 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 16 जून से 16 जुलाई के बीच चीन में होगा, और इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल में अब से कुछ देर बाद इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मुकाबला हैदराबाद से। रवि, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 9 और कप्तान अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर क्रीज पर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली पारी में 338 रन बनाकर आउट हो गई। स्टीवन स्मिथ ने 131 रन की पारी खेली, बहुत शानदार पारी खेली, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपनी तरफ से बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। भारत कल खेलना शुरू करेगा, और आज भारत ने, जैसे हमने बात कर रहे थे कि भारत ने अपने विकेट अभी थोड़े से बचा के रखे हैं, कल का जब खेल शुरू होगा तब क्या होगा? देखिए, पिच जिस तरह की खेल रही है अब तक सिडनी की, हल्का सा दोहरा उछाल देखने को मिला है बॉलर्स फुटमार्क से, वरना कोई खास खतरे की बात नहीं है। और हमारे ओपनर्स जो हैं उन्होंने काफी डटकर मुकाबला किया और न्यू बॉल को अच्छी तरह से झेला, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया। और जिस समय आउट हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों ही खिलाड़ी से कहते हैं अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आप डोमिनेट कर रहे हैं, और उस समय अपना विकेट एक खराब शॉट खेलकर दे गए। कोई बहुत जबरदस्त गेंदबाजी नहीं हुई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, भारत ने बल्कि दूसरी ओर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और उनको रिस्ट्रिक्ट किया है। जी, कल का खेल जब इससे पहले हम रोहित शर्मा को लेते हैं। रोहित शर्मा पे बहुत बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी लोगों ने कि भाई, लेकिन एक कयास ये भी था कि इतने दिनों बाद वो टेस्ट क्रिकेट में दोबारा से पदार्पण कर रखे हैं, तब क्या होगा। हालांकि बहुत अच्छा नहीं खेले, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेहतर था, और जिस तरह से खेले हैं कुल मिला के ऐसा लगा कि ठीक ठाक रहा। देखिए, रोहित शर्मा ने पिछला टेस्ट मैच खेला था नवंबर 2019 में, तो अब से मतलब समझ लें कि आप कम से कम कुछ नहीं तो 14-15 महीने के गैप के बाद जब आप टेस्ट मैच में उतरते हैं तो जाहिर है थोड़ा सा आपको अपने मानसिकता बदलने में समय लगता है। इस बीच उन्होंने आईपीएल खेला, तो एक मानसिकता अलग होती है वहां पे शॉट्स खेलने की। लेकिन आज जिस तरह से अपने आप को ढाला है रोहित शर्मा ने, ओपनर का पहला काम होता है समय बिताना और नई बॉल को थोड़ा सा रगड़ देना। जी, वो काम बखूबी किया है रोहित शर्मा ने। जब शॉर्ट गेंदें डाली गई तो उस पर हुक और पुल करने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, तो दिखा रहा कि कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है रोहित शर्मा में। पहली इनिंग्स थी, इसलिए बहुत ज्यादा आलोचना करना सही नहीं होगा। जी, टेस्ट मैचों में 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पे। सुनते हैं आज के दिन की खेल पर एक रिपोर्ट अलका से, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे दिन टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले जडेजा ने 4 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर से रोका। इसके बाद शुभमन गिल ने टेस्ट करियर की पहली 50 लगाकर टीम की स्थिति काफी हद तक मजबूत की। भारत के दोनों ओपनर रोहित शर्मा 26 और शुभमन गिल 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गिल ने 101 बॉल पर 50 रन बनाकर करियर के दूसरे टेस्ट में पहली 50 लगाई। उन्हें पैट कमिंग्स ने कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट कराया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने आज 2 विकेट पर 166 रन से आगे खेलना शुरू किया था। लंच से पहले 2 बार बारिश ने खलल डाला। इसी बीच टीम ने 172 रन पर ही 8 विकेट गंवा दिए। पहली पारी में टीम इंडिया के लिए जडेजा के अलावा जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी ने 2-2 विकेट झटके। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने डेब्यू टेस्ट में 2 विकेट लिए। उन्होंने ओपनर बिल पुकोफ्सी और मिचेल स्टार्क को आउट किया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर को धराशायी किया। कैमरून ग्रीन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। उन्हें बुमराह ने LBW किया। इसके बाद कप्तान टिम पेन को 1 रन पर क्लीन बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंग्स और जोश हैजलवुड ने 1-1 विकेट लिए। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। रवि, अगर ऑस्ट्रेलियन पारी पर नजर डाले तो ऑस्ट्रेलिया के 2 बैट्समैन ने, और यहां की उनके बीच की जो लंबी पारी थी उसने इंडिया को बहुत झकझोर कर रख दिया। लैबुशेन और स्मिथ ने 131 रन बनाए और लैबुशेन ने 91 रन बनाए। हालांकि पहले 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है। देखिए, मानस लैबुशेन बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो नंबर 3 पर जिस तरह से उन्होंने कमान संभाल रखी है, डेविड वार्नर के आने के बावजूद अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई ऑस्ट्रेलिया को।
जब बहुत जल्दी निपट गए सिराज के हाथों डेविड वार्नर। तो ये दिखा रहा है कि लैबुशेन और स्टीव स्मिथ को अगर आप निकाल दें ऑस्ट्रेलिया की इस बैटिंग में से तो कोई बहुत ज्यादा जान नहीं है। और जो डेब्यूटेंट थे पुकोव्स्की ने भी बढ़िया पारी खेली, अच्छा साथ निभाया, लेकिन अभी भी वो समय लगेगा उन्हें अपने पांव जमाने में टेस्ट क्रिकेट में। और इंडियन बॉलर्स की वाकई तारीफ करनी पड़ेगी। 166 पे 2 थे और उसके बाद आपने टीम को समेट दिया 338 पे। ये दिखा रहा, दोनों जो इंपॉर्टेंट विकेट्स हैं वो जाडेजा के नाम गए जी। कोई बहुत खतरनाक गेंदबाजी नहीं कर रहे थे जाडेजा, लेकिन स्टेडी गेंदबाजी कर रहे थे विकेट टू विकेट। और अगर गलतियां करने पर मजबूर किया क्योंकि रन नहीं बन रहे थे, वो परेशानी की बात हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए कि तेज रन बनाने की वो कोशिश करने में अपने विकेट गंवाते गए। ऑस्ट्रेलियन पारी की बात करें तो पुकोव्स्की ने 62 रन बनाए। हालांकि पहला विकेट उनका बहुत जल्दी गिर गया था डेविड वार्नर का, और जो कि सिराज ने लिया था, और एक बहुत बड़ी बात थी सिराज के लिए कि डेविड वार्नर का विकेट लिया। उसके बाद लैबुशेन और पुकोव्स्की के बीच साझेदारी हुई और फिर लैबुशेन के साथ स्मिथ की जो साझेदारी हुई, उसी ने लगता है इतने एक बड़ी पारी के 338 रन का एक स्कोर खड़ा किया। जी हाँ, और अंत में मिशेल स्टार्क ने ताबड़तोड़ 24 रन बनाए, तो उससे थोड़ी सी सम्मानजनक स्थिति हुई। लेकिन बल्लेबाजी कर रहे हैं आप टॉस जीतने के बाद, तो उम्मीद ये थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 प्लस का स्कोर बनाएगी। तो इसलिए भारतीय गेंदबाजों ने वाकई बढ़िया प्रदर्शन किया है कि 338 पर रोक दिया है। और आज जब जवाब देना शुरू किया भारत ने, तो भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया कि पिच में ऐसी कोई खास बात है नहीं जी, डटकर खेले। जहां नई गेंद है तो थोड़ा स्विंग होगी और एक्यूरेट गेंदबाजी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसमें कोई दो राय नहीं। नेथन लायन जरूर फ्लाइट करके थोड़ा सा परेशानी में डालने की कोशिश में थे, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए। अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए जो दोनों ओपनर्स थे, बढ़िया शुरुआत दी, मजबूत नींव रखी, लेकिन मेरी मत में अपना विकेट गिफ्ट किया जी, खराब शॉट खेलकर आउट हुए। कल जब भारत शुरुआत करेगा तो नेथन लायन और जोश हेजलवुड, ये दोनों ऑस्ट्रेलियन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जोश हेजलवुड ने पिछले 2 टेस्ट मैचों में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और इस मैच में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ऐसा ही होगा। जोश हेजलवुड के साथ खास बात यह है कि वो गेंद को अंदर और बाहर दोनों तरफ निकालते हैं जी, और इसी कारण से वो इतने खतरनाक गेंदबाज बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही है अब तक भारतीय बल्लेबाजों ने उनको सही समझा है, कब वो गेंद अंदर लाएंगे, कब वो बाहर लाएंगे। जरूर रोहित शर्मा थोड़ा सा चौंक जरूर गए थे जबकि वापस खेल दिया, लेकिन अच्छा कैच पकड़ा जोश हेजलवुड ने। और जिस तरह से गेंदबाज पैट कमिंस ने बारीक मतलब आउट कराया जरूर ओपनर शुभमन गिल को, लेकिन कोई इस तरह की घातक गेंदबाजी नहीं दिखने को मिली अब तक ऑस्ट्रेलिया से कि भारतीय बल्लेबाज परेशानी में आए। हाँ, रन गति थोड़ी धीमी रही, खासकर के लास्ट 10 ओवर में, लेकिन वो समय की मांग। आखिर मैच दिन का चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे डटकर खेल रहे थे बिना किसी परेशानी के, और फ्रंट फुट पर आकर धीमे से धकेल रहे थे बॉल को गैप्स में, 1-1, 2-2 रन लिए। कोई खास परेशानी की बात नहीं। रवि, ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 4 बॉलरों को यूज किया है। मिशेल स्टार्क है, जोश हेजलवुड है, पैट कमिंस है, नेथन लायन है। कल वो किस बॉलर को एक और शुरुआत तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिचेल स्टार्क और हेजलवुड करेंगे, क्योंकि दोनों के पास पुरानी गेंद को थोड़ा सा स्विंग कराने की क्षमता है, रिवर्स की गुंजाइश, क्योंकि ओवर लगभग 45 ओवर में, तो 45 ओवर के बाद गेंद थोड़ी रिवर्स करनी शुरू हो जाती है, जिसका इस्तेमाल हेजलवुड और स्टार्क करने में खासे माहिर है। पैट कमिंस दूसरी ओर एक्यूरेट गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनको एक वन चेंज लाया जाएगा और दूसरे छोर से नेथन लायन से उम्मीद की जाएगी कि वो होल्डिंग जॉब करें, लंबा स्पेल करें, ताकि तीनों फास्ट बॉलर्स को रोटेट कर सकें टिम पेन, और रेस्ट देकर 6-6 ओवर 8-8 ओवर के स्पेल में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये भारतीय बल्लेबाजी टिक गई तो पूरे तीसरे दिन उनको मैदान पर रखना चाहेगी, ताकि आपको एक अच्छी लीड मिले कल खेल समाप्त होने तक। सिडनी के विकेट को बल्लेबाजी की पिच कहा जाता है। 338 रन ये दिखा भी रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कल भारतीय बल्लेबाजी सशक्त रहती है, पूरा दिन भर बल्लेबाजी करते हैं, तो भारतीय टीम को कितना स्कोर टारगेट करना होगा? देखिए, कोई खास टारगेट करने की जरूरत नहीं है। कल आप अगर दिन भर के खेल में 250 पौने 300 रन बना लेते हैं, अगर पूरे दिन का खेल हुआ, बरसात जैसी उम्मीद है कि कल नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह सकते, सिडनी की समुद्री तट है, कभी भी बरसात हो सकती है। लेकिन अगर इंडियन टीम डटी रही और
250 पौने 300 रन बनाए तो आज के 96 जोड़ के आप उनसे करीब 50-60 रन की लीड ले जाएंगे आराम से। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन गिल ने अपने टेस्ट करियर की पहली 50 यानी पहला अर्धशतक लगाया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में 50 लगाने वाले सबसे युवा भारतीय ओपनर बन चुके हैं। शुभमन गिल के आउट होने से पहले 101 बॉल में उन्होंने 50 रन की पारी खेली। गिल ने 21 साल की उम्र में 50 लगाई है। ऑस्ट्रेलिया में वनडे में बतौर ओपनर भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के मौजूदा कोच रवि शास्त्री के नाम है और उन्होंने 22 साल की उम्र में यह कारनामा किया था। शुभमन गिल रवि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, कोई दो राय नहीं, और अभी तक मैं समझता हूं कि मोस्ट अनसंग प्लेयर इन द इंडियन टीम। मौका मिला है और मौके को भुना रहे हैं, ओपनर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नई बॉल पे कभी भी विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते। बीट होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और बीट तो महान से महान बल्लेबाज हो जाते हैं, लेकिन बीट हो रहे हैं। जिस गेंद पर शॉट लगाना है, और कुछ शॉट जो आज उन्होंने खेले हैं वो वाकई बहुत ही से कहते हैं परिपक्व दिमाग से खेला है। शॉर्ट गेंद पर पुल किया, और पुल किया वो भी मिड विकेट पे, स्क्वायर लेग पर नहीं। ये दिखा रहा है कि उन्होंने गेंद को जल्दी समझा और उसके बाद उसको अर्ली खेला। तो ये दिखा रहा है कि उनके पास जो मैच्योरिटी है, जिस तरह से वो अपने इनिंग्स को संवार रहे हैं, वो दिखा रहा है कि ये लंबी समय तक खेलेंगे। और रवि उससे बड़ी बात भी ये है कि 101 ऑस्ट्रेलियन बॉलों का उन्होंने सामना किया है। यही दिखा रहा है कि आपने पेशेंस है। ओपनर की सबसे पहली जो काबिलियत होनी चाहिए वो है पेशेंस। भारतीय टीम में जगह बना सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जो ओपनिंग स्लॉट है वो शुभमन गिल अपने नाम एक करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस्क पुरुष टेस्ट में ऑफिशियल बनने वाली पहली महिला बन गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में तीसरे टेस्ट मैच के लिए 4th अंपायर उन्हें नियुक्त किया गया है। वो पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला भी हैं। उन्होंने 2019 में आईसीसी की डिवीजन 2 लीग में नामीबिया और ओमान के बीच खेले गए वनडे में अंपायरिंग की थी। और अब बात आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की सभी टीमों से 21 जनवरी तक रिटेन और रिलीज यानी रखने और छोड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने को कहा है। मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान चेन्नई सुपर किंग्स और सबसे ज्यादा फायदा मुंबई दिल्ली जैसी फ्रेंचाइज को हो सकता है। सुनते हैं धर्मेंद्र को। चेन्नई सुपर किंग्स इस ऑक्शन में 24 में से 12 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकता है। वहीं किंग्स 11 पंजाब 11 और राजस्थान रॉयल्स 11 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकता है। टीम के बजट में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीम में अधिकतम 25 और कम से कम 18 खिलाड़ी रख सकती है। किसी भी टीम में ज्यादा से ज्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। 2020 में मिनी ऑक्शन हुआ था। इसमें 73 स्लॉट में 332 खिलाड़ियों को चुनने के लिए 8 टीमों ने बोली लगाई थी। इसमें से सिर्फ 29 विदेशी और भारत के 33 खिलाड़ियों समेत 62 खिलाड़ी ही खरीदे गए थे। इसके अलावा टीमों के पास ट्रांसफर विंडो, ट्रेंड विंडो का भी ऑप्शन होगा। सोमवार से ट्रेंड विंडो को चालू कर दिया गया है। इसके तहत खिलाड़ी दोनों टीमों की आपसी रजामंदी से फ्रेंचाइजी बदल सकते हैं। इसमें अनकैप्ड के साथ साथ कैप्ड प्लेयर्स को भी टीमें ट्रेड कर सकेंगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल के मुताबिक 4 फरवरी को ट्रेड विंडो को बंद कर दिया जाएगा। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैंप। रवि, आईपीएल क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया है और अभी हम पुराना आईपीएल ही खत्म हुआ है और 14वें सीजन के लिए तैयारियां शुरू हो। देखिए 2020 का जो साल था वो तो ऐसे कहते हैं कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा उथल पुथल वाला रहा और आईपीएल हो गया बिना किसी दुर्घटना के। इससे बड़ी कामयाबी कुछ नहीं मानी जा सकती है। और जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड ने, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने, तीनों ने आपस में मिलकर एक जिस कोऑर्डिनेशन दिखाया कि आपको कोई भी मैच न रद्द करना पड़ा, न ही कोई मैच आपको शिफ्ट करना पड़ा, सब मैचेस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल खेले गए। ये दिखा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मेहनत की गई थी और इसी कारण से आईपीएल इतना कामयाब भी है। और क्रिकेट जैसे खेल को एक नई जगह भी मिल गई है खेलने के लिए। जी हाँ, और यूएई में आपको अब एक 3 वेन्यूज आपके पास हैं जो बहुत मतलब इजी ड्राइविंग डिस्टेंस हैं, जो कि आपको किसी भी देश में मिल पाना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक वेन्यू, 3 वेन्यूज इतने पास बहुत मुश्किल है। यानी कुल मिला के कहा जाए कि खेलों को कोई भी कहीं भी नुकसान नहीं हुआ, फिलहाल नहीं हुआ। एएफसी 2023 एशियन कप 16 जून से 16 जुलाई के बीच चीन में होगा।
फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच 10 शहरों में खेले जाएंगे। इसकी घोषणा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC ने की। इस टूर्नामेंट में 24 टीमें भाग लेंगी। पहली बार टूर्नामेंट 31 दिन तक चलेगा। इससे पहले साल 2019 में UAE में 29 दिन तक टूर्नामेंट चला था। टूर्नामेंट ज्यादा दिनों के लिए इसलिए की गई है ताकि टीमों को चीन के एक शहर से दूसरे शहर में जाने के बाद आराम करने का टाइम मिल सके। 2023 एशियन कप के लिए टीमों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अब तक 16 टीमों को हुई एशियन चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलता था, लेकिन इसका विस्तार करके 24 कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों को खेलने का मौका मिल सके और फुटबॉल को एशियन कंट्री में लोकप्रिय बनाया जा सके। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा AFC 2023, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल मौका है कि जो टीमें अब तक नहीं खेल पा रही थी एशियन कप में, वो वहां पे पहुंचे और भाग ले। और जो इन्होंने फैसला किया है कि टीमों को मौका मिलेगा विश्राम का, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए, तो वो दिखा रहा है कि टीमें, जैसे शंघाई से बीजिंग अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटे की फ्लाइट है, और फीफा बताती है कि कोई भी टीम अगर 1 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट लेती है तो उसको फिर एक पूरे दिन का रेस्ट दिया जाना चाहिए। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए AFC ने ये इस टूर्नामेंट की अवधि भी बढ़ा दी है। और इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं, खासकर अगर फुटबॉल की बात करें तो इस महाद्वीप में फुटबॉल जैसे खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत जरूरी भी है। देखिए, लोकप्रियता में फुटबॉल की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि एशिया में भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय यूरोपियन फुटबॉल है और उसका स्तर अलग है। अभी हम एशिया में उसको मैच करने की नहीं सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, जब नेशनल टीम्स खेलती हैं तो कहानी अलग रहेगी, वहां पे लोगों का ध्यान ज्यादा रहेगा। और एशियन कप, जो कि जैसे यूरोपियन कप खेला जाता है यूरोप में, वैसे एशियन कप में राष्ट्रीय टीमें भाग लेंगी। लेकिन भारत में फुटबॉल को मजबूत करने के लिए IPL की तर्ज पर इंडियन सुपर लीग खेला जा रहा है और इस समय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मुकाबला हैदराबाद से हो रहा है। अंक तालिका पर नजर डालें तो हैदराबाद 6ठे और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 7वें स्थान पर काबिज है, जबकि मुंबई सिटी पहले और AT के मोहन बगान दूसरे स्थान पर बनी हुई है। इससे पहले कल ओडिशा ने केरला ब्लास्टर को 4-2 से पराजित किया। फुटबॉल को ही आगे बढ़ाते हैं। इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रैशफोर्ड दुनिया के सबसे वैल्यूएबल फुटबॉलर हैं। CIES फुटबॉल की एक रिपोर्ट के अनुसार 23 साल के स्ट्राइकर की ट्रांसफर वैल्यू करीब 1490 करोड़ रुपए है। क्लब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है। बार्सिलोना के लिए लियोनेल मेसी की ट्रांसफर वैल्यू 486 करोड़ है। 33 साल के मेसी 97वें स्थान पर है। सीजन में मेसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि फुटबॉल कितना पॉपुलर है। जी हाँ, बिल्कुल। और मेसी का अगर आप हैरान हो रहे हैं कि वैल्यू इतना कम है, वो इसलिए है क्योंकि अब बार्सिलोना को इनको बेचने के लिए एक पैसा नहीं मिलने वाला। जब क्लब को कुछ नहीं मिल रहा है, सारा पैसा अब जाएगा प्लेयर को, तो ये दिखा रहा है कि अब बार्सिलोना ने शायद गलती कर दी। इन्हें पिछले सीजन ही, जब ये छोड़कर जाना चाह रहे थे क्लब, उस समय ही इनको जाने देना चाहिए था ताकि कुछ कमाई हो जाती क्लब को, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। और इस सीजन के बाद मेसी जब बार्सिलोना छोड़ के जाएंगे तो बार्सिलोना को खाली हाथ रहना पड़ेगा, इसीलिए वैल्यू कम हो गई है। और अब बात निशानेबाजी की। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश को इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी से काफी उम्मीदें हैं। श्री रिजिजू ने डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी रेंज में 162 बिस्तर वाले छात्रावास यानी हॉस्टल का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। रिजिजू ने कहा कि निशानेबाजी इस समय हमारे प्रमुख खेलों में से एक है। हमें निशानेबाजी से बहुत उम्मीदें हैं और भारत जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं का भंडार है। हमें टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को भेजना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक से बहुत उम्मीदें हैं, खासकर निशानेबाजी को लेकर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तक आप कह जाओ, एकमात्र गोल्ड मेडल इंडिविजुअल आया है वो सिर्फ निशानेबाजी से, अभिनव का जी। और पहला जो इंडिविजुअल सिल्वर मेडल है वो भी हमारे संसद सदस्य हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनके नाम है एथेंस में। तो ये दिखा रहा है कि निशानेबाजी धीरे धीरे कितना मजबूत जड़ें जमा रहा है भारत में। हालांकि इस साल ने निशानेबाजों की तैयारियों में बहुत खलल डाला है। फिलहाल अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है, चलते चलते हम नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 2 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। IPL के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। AFC 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट चीन में होगा और इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद यानी इस समय नॉर्थ ईस्ट का मुकाबला हैदराबाद से होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारे साथ थे खेल विशेषज्ञ रविकांत। धन्यवाद आपका। मुझे इजाजत दीजिए। नवीन को नमस्कार।